जीव विज्ञान के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने जो आप पढ़ा था कि जीव की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का एक लेवल है और एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये क्या है जो है केमिकल डेवलपमेंट। तो केमिकल डेवलपमेंट में आपको मैंने बता दिया था कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में जो केमिकल डेवलपमेंट है उसमें हमने आपको बताया था रासायनिक विकास में कि साधारण अणुओं का विकास हुआ, उसके बाद जो है कार्बनिक अणुओं का विकास हुआ और जटिल यौगिक का विकास हुआ। अब जितने अणु थे उसकी क्रियाशीलता कैसे बढ़ी इसके विषय में बता रहे हैं। तो क्या क्या हुआ, पहले जो है साधारण अणुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है रासायनिक अणुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है ये रासायनिक जो यौगिक है उनका निर्माण हुआ। और चौथा चरण में आपको बताने जा रहे हैं कि अणुओं की क्रियाशीलता, ये चौथा चरण है। ये जीव की उत्पत्ति के चरण वाले में रासायनिक विकास हुआ, मतलब रसायन में भी विकास हुआ। ऐसा थोड़ा नहीं कि बैग रसायन आके जैसे आप पानी में जो है कुछ डाल के तुरंत रसायन में, उस तरह से थोड़ा हुआ। रसायन में विकास हुआ। पहला जो है एक अणु बना, अणुओं के बाद जो है कार्बनिक अणुओं का जो है विकास हुआ, उसके बाद जो है रासायनिक अणुओं का जो है आपकी जो है ये यौगिक बना, और रासायनिक अणुओं के बाद जो यौगिक बन गया तो अब अणुओं का क्रियाशीलता क्रियाशीलता पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप सही से पढ़िए, बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं आईएएस लेवल के आईएएस स्तर के पढ़ाई इनको ही मैं आपको फोकस कर रहा हूं, और इस पढ़ाई से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान कहीं सीमा थोड़ा होती है, ज्ञान असीमित है, जहां जितना बढ़ाइए उतना बढ़ जाएगा। जिस तरह से परमाणु अणुओं को टूटते कितने छोटे पार्ट में चले गए, उसी तरह से जो है शिक्षा भी आपको एक एक पार्ट को लेते हुए सब में शिक्षा जो है आप ले लेंगे तो आप बहुत जानकार हो जाएंगे और आगे बढ़ने में आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता है। तो चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता है। आइए अणु कैसे क्रियाशील हुए इसके विषय में हम आपको बताते हैं। ये आईएएस का सिलेबस है। तो चौथे चरण में क्या हुआ, अणुओं की क्रियाशीलता। पहले चरण में क्या था, आप यहाँ एक थोड़ा सा याद कर लीजिए, साधारण अणुओं का विकास, साधारण अणुओं का विकास, साधारण अणुओं का विकास मतलब थोड़ा सा बता दे रहे हैं, साधारण अणुओं का विकास रटने की दृष्टिकोण से साधारण अणुओं का विकास। और दूसरा हुआ कार्बनिक अणुओं का निर्माण। कार्बनिक अणु कैसे बने, कार्बनिक अणुओं का निर्माण, कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो गया। और तीसरा आपको पढ़ाए थे जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। और चौथा आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि अणुओं की क्रियाशीलता। तो चौथा पढ़ाने जा रहे हैं आज के वीडियो में, अणुओं की क्रियाशीलता, अणुओं की क्रियाशीलता, अणुओं की क्रियाशीलता एक पढ़ाने जा रहे हैं। तो जीव की उत्पत्ति के विकास में रासायनिक डेवलपमेंट और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, केमिकल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो हम अभी केमिकल डेवलपमेंट में पढ़ा दिए हैं आपको साधारण अणुओं का विकास, कार्बनिक अणुओं का निर्माण और जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण। आज पढ़ा जा रहे हैं अणुओं की क्रियाशीलता। तो इस पर ध्यान दीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, इसकी जानकारी लेना आपका काम है। तो साधारण अणु जब बन गए तो कार्बनिक अणु बने, कार्बनिक अणु के बाद कार्बनिक यौगिकों का जटिल यौगिकों का निर्माण, और उसके बाद अब चौथा पढ़ा रहे हैं साधारण अणुओं की क्रियाशीलता। कैसे अणु अब क्रियाशील होते हैं, क्रिया में कोई काम करना, तो अणु कैसे काम करते हैं। आइए
मीथेन अमोनिया, मीथेन और अमोनिया, मीथेन और अमोनिया व जल के अणुओं की मीथेन गैस था और अमोनिया थी, ये जल में घुल गए और बादल बन गए। बादल बन करके खूब बारिश किए और बारिश करने के बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तो मीथेन अमोनिया और जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण, याद रखिएगा, मीथेन और अमोनिया और जल के जो अणु हैं अब क्रियाशील हो गए। जब क्रियाशील हो गए तो ये इनके अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरीन व पिरिमिडीन का निर्माण हुआ। प्यूरीन व पिरिडिमीन, याद करिए। मीथेन अमोनिया और जल के अणु जब क्रियाशील हो गए तो उसके बाद प्यूरीन और पिरिडिमीन का निर्माण हुआ। इनमें से अब जब निर्माण होगा प्यूरीन पिरिडिमीन तो इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन, शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ। संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ। किसका? जब आकाश में वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया जो गैस थी वह जो आपस में मिल गई तो गहरे बादल बने। गहरे बादल बनने के बाद और बारिश होने लगा। बारिश के बाद समुद्र बन गया, समुद्रों में जल आ गया। तो मीथेन और अमोनिया और जल के अणु आपस में क्रियाशील हो गए और आपस में काम करने लगे मिलकर के तीनों। अब तब प्यूरीन बना और पिरिडिमीन बना। और जब ये हुआ तो इनमें से कुछ रासायनिक संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ रासायनिक संयोजन और फास्फोरस के साथ हुआ। इनमें से कुछ रासायनिक संयोजन हुआ। जो संयोजन किसके साथ हुआ? शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ। तो क्या हुआ? सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स, सैकड़ों व हजारों न्यूक्लियोटाइड्स, सैकड़ों हजारों न्यूक्लियस के रासायनिक संयोग के अत्यंत जटिल अणु बने। रासायनिक संयोग से अत्यंत जटिल अणु बने। अत्यंत जटिल कठिन जटिल अणु बने जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या हुआ भाई? जब हवा के मंडल में मीथेन अमोनिया
थे, तो मीथेन अमोनिया में संयोग हुआ, संयोग होने से बादल बन गए, बादल बनने के बाद जल बना, जल बनने के बाद बारिश हुई, बारिश बनने समुद्र बने, समुद्र के बाद जब बन गए तो मीथेन अमोनिया जल आपस में मिल गए और क्रियाशील होने लगे। क्रियाशील होने के बाद तब ये जब क्रियाशील बढ़े तो उसी क्रम में प्यूरिन और पिरिडिमीन का निर्माण हुआ। अब इन्हीं प्यूरिन और पिरिडिमीन के निर्माण में से कुछ रासायनिक संयोग हुआ, रासायनिक संयोजन शर्करा और फास्फोरस के साथ हुआ। इन्हीं जो है क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन पिरिडिमीन का निर्माण हुआ, प्यूरिन और पिरिडिमीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ रासायनिक संयोजन, अरे प्यूरिन और पिरिडिमीन ये दोनों मिले तो शर्करा और फास्फोरस के साथ हुआ। शर्करा फास्फोरस के साथ प्यूरिन और पिरिडिमीन के साथ जो है संयोजन हुआ। और जब ये प्यूरिन और पिरिडिमीन का संयोजन हो गया मीथेन अमोनिया और जल के अणुओं के साथ, तो प्यूरिन और पिरिडिमीन के साथ तो सैकड़ों हजारों न्यूक्लियस टाइटस बना। सैकड़ों और हजारों, अब 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे न्यूक्लियस टाइटस के, तब ये न्यूक्लियस टाइटस जो है फास्फोरस के साथ हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियस टाइटस रासायनिक संयोग से, और रासायनिक संयोग हुआ से अत्यंत जटिल अणु बने जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब यही जो जटिल न्यूक्लिक अम्ल हैं, यही जटिल अणु, अत्यंत जटिल अणु बने। ये जटिल अणु कौन थे? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल बने, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होने लगा। अब समुद्र के जलों में जो है, समुद्र के जल में अब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होने लगा। समुद्र के जल में, समुद्र के जल में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होने लगा। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होने लगा। न्यूक्लिक अणु बने जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब न्यूक्लिक एसिड अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होने लगा तो यही घटना जीव के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जीव के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जीव निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो अब आप आइए क्या समझे। पहले तो समझे आप कि मीथेन और अमोनिया गैस वायु में विद्यमान थे, दोनों संयोग किए, संयोग से जल बना, जल के बाद बारिश हुआ, संयोग से बादल बना, बादल से बारिश हुआ, बारिश से जल हो गया, पृथ्वी जल से भर गई, उसके बाद समुद्र का निर्माण हुआ। और जब आपस में जो संयोग किए तो न्यूक्लियस और ये आपका प्यूरिन का निर्माण हुआ। ये प्यूरिन और पिरिडिमीन जो है शर्करा और जो है शर्करा के साथ इनका संयोग हुआ। जब शर्करा के साथ इनका संयोग हो गया तो क्या हुआ, तब यह न्यूक्लिक एसिड बना। यही न्यूक्लिक एसिड अब समुद्र में बनने लगे और यही न्यूक्लिक एसिड के चलते जो है जीव की उत्पत्ति में यह न्यूक्लिक एसिड बनना एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो न्यूक्लिक एसिड से ही अब आप जीव की उत्पत्ति बढ़ने में सहायक हुआ। आइए आगे क्या होता है, आगे चलिए। जब न्यूक्लिक एसिड बन गया तो जीव की उत्पत्ति में यह बहुत सहायक हुई। तो आगे आइए क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में
पॉलीसैकेराइड वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में संयोग हुआ तब रासायनिक क्रियाएं होती रहीं, और न्यूक्लिक अम्ल होती रहीं और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता रहा। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने, तब इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक, न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान, अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने ही तरह का, ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर सकते थे, अणुओं का निर्माण कर सकते थे। अर्थात इनमें द्विगुणन, स्वतः द्विगुणन की क्षमता थी, अब बात समझ में आ गया। जब मीथेन और अमीनो अम्ल जो है वायुमंडल में थे, तो रासायनिक संयोग हुआ, रासायनिक संयोग से बादल बना, बादल से जल बना, बादल से बारिश होने लगा, बारिश होने से पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई, और इन्हीं जो है जलमग्न में जो है जब ये पिराडिमीन बना, प्यूरिन्स बना, और प्यूरिन्स और पिराडिमीन जब बन गए, तो उस प्यूरिन्स और पिराडिमीन का जो है शर्करा और फास्फोरस के साथ संयोग हुआ, और तब वह संयोग होने के बाद न्यूक्लिक प्रोटीन बने, और ये न्यूक्लिक प्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने साथ अणुओं का निर्माण कर सकते थे, और इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता आ गई। इसमें आ गई न्यूक्लियोप्रोटीन में समुद्र के कार्बनिक जो है पदार्थों से ठीक अपने ही समान, अपने न्यूक्लिक जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर सकते थे, चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने ही जैसे न्यूक्लिक प्रोटीन अपने ही जैसे अणु का निर्माण कर सकते थे। अर्थात इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता थी, उन दो गुण वाले निर्माण द्विगुणन की क्षमता थी। तो आगे आइए आपको बताते हैं द्विगुणन क्षमता क्या है। अब आगे आप समझिए क्या है द्विगुणन। उससे क्या हुआ, समुद्र में कार्बनिक पदार्थों, समुद्र में जो कार्बनिक पदार्थों की कमी होने से, समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी, कमी होने से समुद्र में कार्बनिक पदार्थों कमी होने से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण तथा भौतिक व रासायनिक
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में, न्यूक्लियोप्रोटीन जो बताए हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुआ और उत्परिवर्तन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण होने लगा। उत्परिवर्तन हुआ और इन परिवर्तन द्वारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण होने लगा। इस प्रक्रिया में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रजनता में, इस प्रक्रिया में जो इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंदिता में, लड़ाई में, प्रतिद्वंदिता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए, उनकी संख्या बढ़ती गई, उनकी संख्या बढ़ती गई तथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स की प्रसंख्या में संख्या बढ़ती गई तथा जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इस प्रतिद्वंदिता में सफल नहीं हुए, वे नष्ट हो गए। वे क्या हो गए? नष्ट हो गए। आज जो बचे हो रह गए। तो आइए चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता में हम इस प्रतिद्वंदिता में सफल नहीं हुए, वे नष्ट हो गए। तो समुद्र के, तो हम आपको बताएं कि समुद्र में कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक पदार्थों के संयोग से जो है कार्बनिक पदार्थों की कमी होने, जब बता दिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के संयोग से एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुआ। आपको बता दिए हैं समुद्र में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के संयोग से रासायनिक और भौतिक का परिवर्तन होने लगे। रासायनिक और भौतिक पर फिजिकल और केमिकल परिवर्तन होने लगे। तो कार्बनिक पदार्थों के अब जब परिवर्तन होने लगे तो अब कार्बनिक पदार्थ वहां से गुण हो गए, अब कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी तथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुआ। जब कार्बनिक पदार्थ कम हो गए तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण न्यूक्लियो जो प्रोटीन्स थे उसके संगठन में कुछ परिवर्तन हुआ और यही उत्परिवर्तन हुआ। उत्परिवर्तन हुआ मानो जो ऊपर का मानो उत्परिवर्तन मतलब परिवर्तन तो मानो चेंजिंग बदलाव, और उत्परिवर्तन मतलब एक हाई लेवल का परिवर्तन हुआ और इन परिवर्तनों द्वारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण होने लगा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनने लगा।
लेकिन इसी प्रक्रिया में जब अब कार्बन प्रोटीन की कमी होने लगी, इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियो प्रोटीन, अब दोनों में लड़ाई होने लगा। न्यूक्लियो प्रोटीन्स के दो दल बन गए, न्यूक्लियो प्रोटीन्स में दो दल, सब न्यूक्लियो प्रोटीन्स, एक कमजोर न्यूक्लियो प्रोटीन्स, एक और जबरदस्त या मजबूत न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब लड़ाई होने लगा, यही द्विगुणन का यही सिद्धांत है। तो जो उसमें न्यूक्लियो, जैसे दो आदमी है, आदमी तो आदमी है, अब आदमी आदमी में लड़ने लगा, तो जो सक्षम हुआ वो रह गया, जो हार गया वो मर गया। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रतिद्वंदिता में अधिक सक्षम जो सिद्ध हुए, द्विगुणन उनकी संख्या में बढ़ती गई था। न्यूक्लियो प्रोटीन्स इस प्रतिद्वंदिता में जो सफल नहीं हुए वे नष्ट हो गए, और जो सफल हुए उनकी जीविता रही। तो यही आज का वीडियो है कि चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता किस तरह से अमोनियो और मीथेन से यहाँ तक आ गए, न्यूक्लियो प्रोटीन्स जीवित रहे। और इसके बाद तब क्या हुआ, तब जैव का विकास हुआ। तब क्या हुआ, जैव का विकास हुआ। तो कल जीव की उत्पत्ति के चरण में रासायनिक विकास हमने पढ़ा दिया। अब कल हम आपका एक वीडियो बनाएंगे कि जब रासायनिक परिवर्तन हो गया तो रासायनिक परिवर्तन के बाद अब जैव परिवर्तन का काम शुरू हो गया, जैव विकास। अब जैव विकास का काम हो गया, जैव विकास होने लगा, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो मैं जैव विकास में अब हम पढ़ाएंगे कोशिका का निर्माण, कैसे अब कोशिका बना, कोशिका का निर्माण। अब कोशिका का निर्माण बनने लगा, कोशिका का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल, अब फॉर्मेशन ऑफ सेल हो गया। तो आप कोशिका का निर्माण कल पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन पढ़ा देने से आप उलझ जाइएगा। तो आप जो है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जो है आप चौथे चरण में मीथेन अमोनिया जल, चौथे चरण में मीथेन अमोनिया जल के अणुओं की क्रियाशीलता जब हो गई, तो अब एक दफे और बता देते हैं कि चौथे चरण मीथेन अमोनिया जल के जो अणु हैं उनके अणुओं की क्रियाशीलता के ही कारण प्यूरिन और पिरिडीमिन का निर्माण हुआ। इसी प्यूरिन और पिरिडीमिन के से कुछ रासायनिक संयोजन हुआ और शर्करा और फास्फोरस के साथ हुआ, संयोजन शर्करा फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन, शर्करा, फास्फेट, पिरामिडीन और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ। तो प्यूरिन और शर्करा और फास्फेट व पिरामिडीन, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक जब संयोग हो गए, रासायनिक संयोग हो गए, तो अत्यंत छोटे तो जटिल अणु बने, कठिन अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। वही न्यूक्लिक अम्ल समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। न्यूक्लिक अम्ल से जीवन की उत्पत्ति अब शुरू होती है, और जो है ठीक अपने समान घटना थी, तब उसको पॉलीसैकेराइड बना। पॉलीसैकेराइड वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में आपस में रासायनिक क्रिया हुई। पॉलीसैकेराइड, वसा और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में आपस में रासायनिक अभिक्रिया हुई और रही, और यही रासायनिक क्रिया न्यूक्लिक अम्ल को जन्म दिया। यही रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अम्ल को जन्म दिया, न्यूक्लिक अम्ल को जन्म दिया, और यही न्यूक्लिक अम्ल समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के ठीक समान अब अणु बनाने लगे। जब अणु बनाने लगे तो इसे ही द्विगुणन का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही स्वतः द्विगुणन का सिद्धांत कहते हैं। सेल्फ रिप्लिकेशन होने लगा। तो अब क्या हुआ, समुद्र में कार्बनिक जो पदार्थ थे उनकी शॉर्टेज हो गई। कमी होने के साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ।
भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन अब हो गए। अब जब उसका कमी हो गया तो यहाँ जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में कुछ अब संगठन में कुछ और भौतिक परिवर्तन होने लगा, कुछ संगठन में परिवर्तन हुए। इस प्रकार उस परिवर्तन द्वारा, ये हाई लेवल के परिवर्तन के द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। और जब ये नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन गए, इस नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन गए तो इस सब में लड़ाई होने लगा। इसमें जो सबसे विजयी हुआ वो रहा, और जो सब मर गए वो प्रोटीन्स खत्म हो गए। यही न्यूक्लियोप्रोटीन्स परिवर्तनता में सफल नहीं हुए थे, मर गए, और ये बचा। यही बचने से, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बचने से अब जैव विकास में आते हैं तो कोशिका यही है जो कोशिका बनी, जीवित कोशिका बनी। ये इसी के विषय पर पढ़ाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मन से पढ़िए और मन से आगे बढ़िए। कितना अच्छा लगेगा, कितना शुभ काम होगा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। रासायनिक विकास के बाद जैव विकास का चरण आता है, जैव विकास में पहला विकास कोशिका का निर्माण होता है। धन्यवाद।